तो तीन स्थितियां हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन और विस्तार में या पुनर्गठन में। एक तो वो स्थिति है 15 अगस्त 1947 से लेकर 1956 तक की, फिर 1956 से लेकर सन 2000 तक की, और 2000 से लेकर आज तक की। तो सन 15 अगस्त 1947 की स्थिति क्या है कि मध्य प्रदेश 4 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र और भोपाल। इन सभी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग विधानसभाएं हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी थी नागपुर, मध्य भारत की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर, विंध्य क्षेत्र की राजधानी थी रीवा और भोपाल की थी भोपाल। वहीं सभी के अपने मुख्यमंत्री भी थे। सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य भारत के कौन थे? लीलाधर जोशी, और बाद में बनते तख्तमल जैन। विंध्य क्षेत्र के थे शंभुनाथ शुक्ल और भोपाल के थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो एक जब भारत बना 15 अगस्त 1947, तब से लेकर 1 नवंबर 1956 तक यही स्थिति चलती रही। इनमें अपने अपने मुख्यमंत्री बनते रहे, अपने अपने राज्यपाल, अपनी अपनी विधानसभाएं, अपने अपने कानून नियम सब चलते रहे। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब? 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में। और उसने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। भारत सरकार द्वारा 14 राज्य और 3 केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उनमें से एक हमारा एमपी भी था। तो उन्होंने क्या किया कि पार्ट ए के अंतर्गत आने वाले सीपी एंड बरार को, पार्ट बी के अंतर्गत आने वाले मध्य भारत को, पार्ट सी के अंतर्गत आने वाले विंध्य क्षेत्र को और पार्ट सी के अंतर्गत आने वाले भोपाल को, इन सभी को जोड़ के एक राज्य बनाया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। किसने नाम दिया था मध्य प्रदेश को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन कुछ बदलाव भी किए गए, सीधे सीधे इनको नहीं जोड़ा गया। जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसके 8 मराठी भाषा जिलों को, यानी जिनमें मराठी भाषा बोली जाती थी, उनको महाराष्ट्र यानी उस टाइम के बंबई राज्य को दे दिया गया। वहीं मध्य भारत में क्या किया गया? भानपुरा के सुनेल टप्पा को, मंदसौर जिले के भानपुरा के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया। वहीं कोटा के सिरोंज को उठा के विदिशा जिले में डाल दिया गया। वहीं विंध्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, सीधे सीधे पूरा मिला लिया गया। वहीं भोपाल को भी पूरा मिला लिया गया। खास बात क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने बोला था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाई जानी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी। ठीक है ना। जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, इसमें टोटल 25 रियासतें थी। कितनी? 25 रियासतें, और 25 रियासतों से मिलकर ये बनाया गया था। यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत में यहाँ पर थी कितनी? यहाँ 15 थी, सॉरी, यहाँ थी 25, यहाँ थी 38 और एक भोपाल। तो 15 थी, 25 थी, 38 थी और एक, टोटल 79 रियासतों से मिलकर बना था। और उस टाइम मध्य प्रदेश में 43 जिले और 7 संभाग थे। कितने? 43 जिले और 7 संभाग। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 7 डिवीजन थे। 43, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। तो 43 जिले और 7 संभाग थे। ठीक है, अब इसके आगे की स्थिति देखते हैं। किसके आगे की? 1 नवंबर 1956 के बाद की। तो 1 नवंबर 1956 को 43 जिले और 7 संभाग हो गए। अब बारी आती है 26 नवंबर 1972 की। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव, भोपाल मध्य प्रदेश में है, राजनांदगांव आज छत्तीसगढ़ में है, तो भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या हो गई 45। कितने हो गए? 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है ना। वहीं 1980 में 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है चंबल, एक बनाया जाता है नर्मदापुरम और एक यहाँ पर बनाया जाता है बस्तर। कौन सा? बस्तर। ठीक है ना। तो चंबल, नर्मदापुरम और बस्तर 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। कब? 1980 में। तो इस प्रकार आगे चलते चलते 1983 में एक और कमेटी बनती है। उसका नाम क्या था? वीपी दुबे कमेटी ने बोला कि 10 नए जिले बनने चाहिए। वहीं 1998 में सिंहदेव कमेटी बनती है और सिंहदेव कमेटी ने बोला कि 6 नए जिले बनने चाहिए। और इस प्रकार मई और जून 1998 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 नए जिलों का गठन किया गया। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो 25 मई को 10 नए जिले बने थे, 25 मई 1998 को, और 10 जून 1998 को 6 नए जिले बने थे। इस प्रकार 45 और 16 टोटल 61 जिले हो चुके थे। वहीं संभागों की संख्या बढ़कर
12 हो चुकी थी। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को तोड़ा गया, 2 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 12 संभाग में से 9 संभाग रखे गए, वहीं 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, जबकि 61 जिलों में से 45 जिले मध्य प्रदेश के पास रखे गए और कितने जिले, 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। और मध्य प्रदेश का लगभग 1/3 हिस्सा, 30% हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। छत्तीसगढ़ 26वां नया राज्य बना था। कौन सा? 26वां, 26। ठीक है। तो 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले, भोपाल और राजनांदगांव। 1998 को कितने? 16 नए जिले। अब अपन देखते हैं सन 2000 के बाद की स्थिति अब तक। तो 2003 को, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनते हैं, खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर। शहडोल से अनूपपुर, ठीक है ना। तो खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर, ये 3 नए जिले बनते हैं 2003 में। और जिले हो गए 48, 45 + 3 कितने हो गए? 48। हाँ, 1 नवंबर सन 2000 को संभाग कितने थे? 9। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9। 45 जिले और 9 संभाग। और 1 नवंबर सन 1956 को कितने थे? 43 जिले और 7 संभाग। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, इधर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, ठीक है ना। वहीं 2008 में 2 नए जिले बनते हैं। 2008 में 2 नए जिले, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। झाबुआ से अलीराजपुर कौन सा जिला बनता है? 49वां। और 50वां जिला बनता है सीधी से सिंगरौली। 2013 में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनता है। कौन सा? आगर मालवा। किससे अलग हुआ? शाजापुर से। ये 51वां जिला बना था। वहीं 52वां जिला बनता है टीकमगढ़ से निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। इसके अलावा गुना से चांचौड़ा, देवास से बागली, उज्जैन से नागदा और सतना से मैहर जिला बनना प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है कि नए जिले बनेंगे, ठीक है। तो अभी कितने जिले हो गए? 52 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। अब सबसे नया जिला कौन सा है? निवाड़ी। तो निवाड़ी में कितनी तहसीलें हैं? 3। कौन कौन सी? ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या कितनी है? लगभग 4 लाख। क्षेत्रफल कितना है? 1318 किलोमीटर स्क्वायर। पहले कलेक्टर बने थे अक्षय सिंह। कौन बने थे? अक्षय सिंह, ठीक है। अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश का विभाजन। तो जियोग्राफिकली मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, जो सबसे बड़ा भाग है। एक है सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र और तीसरा है पूर्वी पठार, ठीक है ना। तो कौन सा है? मध्य उच्च क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र और पूर्वी पठार। मध्य उच्च क्षेत्र में 5 आते हैं। कौन कौन सा? मालवा का पठार आता है, नर्मदा सोन वैली आता है, मध्य भारत आता है, रीवा पन्ना आता है और बुंदेलखंड आता है। जबकि सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में सिर्फ सतपुड़ा पर्वत आता है। वहीं पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार आता है। तो इस प्रकार अगर कैटेगरी वाइज नहीं देखा जाए तो टोटल 7 प्राकृतिक विभाग मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। कौन कौन से? मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा, मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा, मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड। क्या क्या थे? मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा, मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में इसी क्रम में है। सबसे बड़ा है मालवा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र, उसके बाद मध्य भारत, उसके बाद रीवा पन्ना, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड। बघेलखंड सबसे छोटा, मालवा सबसे बड़ा। तो अब इनके परसेंटेज देख लेते हैं। तो 28.6%, 28.6% है मालवा, 28.6% है मालवा। 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार की चोटी, जो कहाँ पर है? इंदौर में, 881 मीटर, 881 मीटर। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जानापाव, 854 मीटर। वहीं तीसरी है धजरी। कौन सी है? धजरी। तो सिगार, जानापाव और धजरी। सिगार, जानापाव और धजरी, ये 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं किसकी? मालवा के पठार की। इसी के साउथ में मिलेगा अपने को नर्मदा सोन वैली,
ठीक है ना। नर्मदा सोन वैली किन किन के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में मिलेगी अपने को। 26% हिस्सा बनाती है ये, कितने, 26%। दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। इसकी खास बात क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है, यानी सबसे गहराई पर स्थित है, लेकिन फिर भी इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। तो समुद्र तल से ये 300 मीटर ऊंचा है, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश के हिसाब से ये सबसे निचला स्थान है, ठीक है ना। उसके नीचे मिलता है अपने को सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र 11% हिस्से पे फैला हुआ है, कितने, 11% हिस्से पे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर, जो कि होशंगाबाद पंचमढ़ी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चौड़ागढ़ पंचमढ़ी, 1326 मीटर। ये भी कहाँ पर है, वहीं होशंगाबाद में है। इसके अलावा अनूपपुर में अमरकंटक में स्थित है, जो अमरकंटक की चोटी 1067 मीटर, वो भी इसकी एक प्रमुख चोटी है। मध्य भारत के पठार की बात की जाए तो ये है 10.7% हिस्से पे, कितने, 10.7% हिस्से पे। रीवा पन्ना के पठार की बात की जाए, जिसे विंध्य का पठार भी कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठार या विंध्य का पठार, विंध्य का कागारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, गुडविल या कालूमार की चोटी। दमोह के संग्रामपुर में स्थित है, 752 मीटर, कितने, 752 मीटर। संग्रामपुर दमोह 752 मीटर। कालूमार चोटी या सद्भावना शिखर कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है, ये 10.3%। वहीं बुंदेलखंड 7.7% हिस्से पे फैला हुआ है, 7.7% हिस्से पे फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, दतिया के भांडेर में स्थित है, दतिया के भांडेर में स्थित है सिद्ध बाबा, 1172 मीटर, 1172 मीटर। वहीं बघेलखंड मात्र 7% हिस्से पे फैला हुआ है, और ये सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। तो मालवा 28.6%, नर्मदा 26%, सतपुड़ा 11%, मध्य भारत 10.7, रीवा पन्ना 10.3, बुंदेलखंड 7.7 और बघेलखंड कितना है, 7%। ठीक है। अगर बढ़ते क्रम में देखें तो उल्टा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, मध्य भारत, सतपुड़ा, नर्मदा, मालवा, ये बढ़ते क्रम में है। और अभी अपन क्या देख रहे थे, घटते क्रम में। ठीक है। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी 881, सतपुड़ा की 1350, धूपगढ़, रीवा पन्ना की सद्भावना शिखर 752 मीटर, बुंदेलखंड के सिद्ध बाबा 1172 मीटर। अब अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। तो मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत हैं। ऊपर मिलेगा नर्मदा के विंध्याचल, और नर्मदा के नीचे मिलेगा सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल भी आगे जाकर 2 भाग में बढ़ जाता है। एक जो सीधा निकल गया कटनी के साइड कैमूर, और एक जो ऊपर निकल गया टीकमगढ़ निवाड़ी साइड, वो मिलेगा भांडेर। तो कैमूर और भांडेर किसके भाग हैं, विंध्याचल के भाग हैं। कैमूर और भांडेर किसके भाग हैं, विंध्याचल के भाग हैं। ठीक है ना। वहीं इसके साउथ में मिलेगा हमें सतपुड़ा। सतपुड़ा के भी 2 भाग हैं। एक जो नर्मदापुरम संभाग में फैला हुआ है उसे बोलते हैं महादेव श्रेणी, और एक जो शहडोल और जबलपुर संभाग में फैला हुआ है उसे बोलते हैं मैकाल श्रेणी। तो महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। जबकि यहाँ पर राजपीपला वगैरह की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। बड़वानी की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ और अजंता की पहाड़ियाँ भी यहीं पर आ जाती है महाराष्ट्र की। ठीक है। तो विंध्याचल का जो उत्तर पूर्वी विस्तार है उसे कहते हैं अपन भांडेर, ये वाला। ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसका जो पूर्वी विस्तार है बिल्कुल ईस्टर्न, ये जल विभाजक का काम करता है किन किन के बीच में, सोन और यमुना के बीच में। जबकि फेमस किसके लिए, कोयला और चूना पत्थर। कोयला और चूना पत्थर यानी सीमेंट उत्पादन के लिए, क्योंकि चूना पत्थर से फिर सीमेंट बनता है। ठीक है ना। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी 881 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पर क्या मिल जाएगा, सद्भावना शिखर 752 मीटर, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। वहीं अगर सतपुड़ा की बात की जाए तो इसका ये वाला क्षेत्र कौन सा है, महादेव। महादेव की ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। जबकि अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी किसकी है, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी किसकी है,
मैकाल रेंज की 1067 मीटर। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन धूपगढ़ में स्थित है, पंचमढ़ी। वहीं दूसरा हिल स्टेशन अमरकंटक में स्थित है, अनूपपुर में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,913 किलोमीटर स्क्वायर। ये तब का है जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और 3 जो संभाग गए थे वो कौन कौन से हैं? रायपुर गया था, बस्तर गया था और बिलासपुर। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं, और भारत में भी 2 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। नीमच और निवाड़ी 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं, यानी सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। निवाड़ी सिर्फ टीकमगढ़ से और नीमच सिर्फ मंदसौर से सीमा बनाता है। जबकि भारत में 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो सिक्किम जो सिर्फ वेस्ट बंगाल से, और मेघालय जो सिर्फ असम से सीमा बनाता है। अब जो 25 मई 1998 को 10 जिले बने थे, उनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो एमपी में हैं अभी। कौन कौन से? एक तो मुरैना से अलग हुआ था श्योपुर, तो श्योपुर कब बना? 25 मई 1998 को। इसके अलावा एक है बड़वानी जो खरगोन से अलग हुआ था, खरगोन से अलग हुआ बड़वानी। एक है कटनी जो जबलपुर से अलग हुआ, जबलपुर से अलग होकर बना था कटनी। वहीं एक है डिंडोरी जो कि मंडला से अलग हुआ, तो डिंडोरी मंडला से अलग हुआ, कटनी जबलपुर से अलग हुआ, श्योपुर मुरैना से अलग हुआ, और खरगोन बड़वानी खरगोन से अलग हुआ। तो ये 4 जिले हैं जो 25 मई 1998 को बने थे। वहीं 10 जून 1998 को 6 नए जिले बने थे, उनमें से 3 एमपी में हैं। एक तो मंदसौर से जो नीमच अलग हुआ था, एक है होशंगाबाद से हरदा अलग हुआ था, और एक है शहडोल से उमरिया अलग हुआ था। तो पहले पूरा एक जिला शहडोल ही था, पहले शहडोल से उमरिया बन गया कब? 10 जून 1998 को। वहीं फिर बाद में 2003 में शहडोल से अनूपपुर भी बन गया, और आगे जाके ये तीनों जिले संभाग भी बन गए। यानी पहले पूरा एक ही जिला था ये, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। शहडोल से उमरिया बना पहले 10 जून 1998 को, फिर 2003 में शहडोल से अनूपपुर बन गया, और 2008 में ये संभाग बन गया। लेकिन उस संभाग में डिंडोरी को ऐड किया गया था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है ना। नर्मदापुरम का संभाग नाम कब रखा गया? 2008 में। नर्मदापुरम का नाम कब बदला गया? 2008। और लेटेस्ट एडिशन कब हुआ संभागों में? 2012 में, जबलपुर में। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्यों? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसको? सागर को। वहीं सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्यों? रेशम उत्पादन के लिए। जबकि जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसने कहा? विनोबा भावे ने। किसने कहा? विनोबा भावे ने। सतपुड़ा की राजकुमारी, मड़ई के जंगल। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई। सबसे गर्म महीना मई। सबसे ठंडा महीना जनवरी। और सबसे अधिक तापांतर कब देखने को मिलता है? मार्च। सबसे अधिक तापांतर मार्च। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। एक है मालवा की, एक है विंध्य क्षेत्र की, एक है सतपुड़ा और उसके साउथ की, और एक है मध्य भारत की। तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, मालवा, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, और उनमें गर्मी में क्या स्थिति रहती है और ठंडी में क्या स्थिति रहती है, और बारिश लगभग कितनी होती है वो देखते हैं। तो मालवा की जलवायु को माना जाता है समशीतोष्ण जलवायु, यानी कि यहाँ पर गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यानी यहाँ की जलवायु सामान्य बनी रहती है। किसकी? मालवा की। तो मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु। और इसका उल्टा है मध्य भारत की जलवायु। यहाँ पर क्या होता है? ठंडी में खूब ठंडी पड़ती है और गर्मी में खूब ठंडी पड़ती है। तो ठंडी में खूब ठंडी, गर्मी में खूब गर्मी। कहाँ पर? मध्य भारत में। वहीं विंध्याचल और नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु में एक खास बात क्या है कि यहाँ पर गर्मी और ठंडी में से एक चीज ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर भी गर्मी और ठंडी में से एक चीज ज्यादा रहेगी। चूंकि ये 0 डिग्री के ज्यादा पास है, ज्यादा साउथ में क्या पड़ती है? गर्मी। तो इसीलिए नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र में गर्मी खूब पड़ती है,
ठंडी नॉर्मल पड़ती है, जबकि विंध्य क्षेत्र में ठंडी खूब पड़ती है, गर्मी नॉर्मल पड़ती है। तो ठंडी ज़्यादा, गर्मी कम, गर्मी ज़्यादा, ठंडी कम, कम गर्मी कम ठंडी, खूब गर्मी। इस क्षेत्र की जलवायु को बोला जाता है महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान माना जाता है रिकॉर्डेड रूप में विदिशा का गंज बसोदा, विदिशा का गंज बसोदा 48.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था क्या तापमान। वहीं सबसे ठंडा माना जाता है शिवपुरी, सबसे ठंडा शिवपुरी 3 डिग्री सेल्सियस, कितना? 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा जो है वो है ग्वालियर का, सबसे ज्यादा एवरेज टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है और ठंडी भी पड़ती है, इसलिए एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। वहीं सबसे कम एवरेज टेम्परेचर पंचमढ़ी का है, सबसे कम एवरेज टेम्परेचर पंचमढ़ी का है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर विश्व का उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर ठंडी बढ़नी चाहिए, लेकिन एमपी में गर्मी बढ़ जाती है। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर गर्मी बढ़ जाती है और ठंडी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये है पूरा पठारी क्षेत्र, पत्थरी क्षेत्र, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। यही कारण है कि यहाँ पर खूब गर्मी और खूब ठंडी पड़ती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की समताप रेखा कौन सी है? 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश की समताप रेखा है, यानी ये समान ताप को मिलाती है। वहीं सम वर्षा रेखा है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, यानी कि इस बाउंड्री लाइन के अगर आप नॉर्थ में चले गए तो आपको मिलेगी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और साउथ में चले गए तो आपको मिलेगी 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और तापमान के आधार पर पूछी जाए तो अति तापीय, अति तापीय यानी कि खूब गर्मी पड़ती है, तो अति तापीय तापमान के हिसाब से, और ये नॉर्मल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु है। अब अपन देख लेते हैं, कुछ विद्वानों ने बांट रखा है। तो AR सुब्रमण्यम और TR श्रीमन्ना नारायण, यानी कि सुब्रमण्यम और नारायण जी ने बांटा है 3 भाग में। अर्धशुष्क स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा पेटी, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, ये 3 भाग में बांटा है किसने? सुब्रमण्यम और नारायण ने। वहीं कोपेन ने बांटा है 2 भाग में, कौन कौन सी? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। जबकि अगर देखा जाए थर्नथ्वेट ने बांट रखा है 3 भाग में, तरल अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। अब मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी? ग्रीष्म, शीत और वर्षा। ग्रीष्म, शीत और वर्षा। ग्रीष्म को कहा जाता है उनाला, ठंडी को कहा जाता है स्याला, और वर्षा को कहा जाता है चौमासा। तो उनाला, स्याला, चौमासा, उनाला, स्याला, चौमासा। ठीक है ना। गर्मी लगभग मार्च से स्टार्ट होती है और जून तक जाती है। वर्षा लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, सितंबर अक्टूबर जाती है, और ठंडी नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है और मार्च तक जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी तीनों ऋतुएं हो गई। मध्य प्रदेश में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। किसके द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया? तो फायान। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हैंसवांग, H4 हर्षवर्धन, H4 हैंसवांग। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हैंसवांग। वो कहाँ के शासक थे? हर्षवर्धन कन्नौज के। जबकि उज्जैन के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये उज्जैन के शासक थे। इनके टाइम पे आया था, कौन आए थे? फाहियान। ये दोनों ही चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री। तो पहले कौन आया था? फाहियान की हैंसवांग। पहले आया था फाहियान, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक थे, और हर्षवर्धन अभी अभी जब मध्यकाल स्टार्ट होने वाला था तब आते हैं। ठीक है ना। तो फाहियान आया था, चूंकि उज्जैन के शासक के यहाँ आया था, उज्जैन मालवा में है, इसलिए क्या कहेगा कि ये मालवा की जलवायु सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और वैसे भी वो बेचारा ठंड से आया था तो उसको ऐसे ही लगा होगा। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की वर्षा। तो मध्य प्रदेश में वर्षा को 3 भाग में बांटा गया है। वर्षा के हिसाब से मध्य प्रदेश को
एक ये वाला क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है, एक ये वाला क्षेत्र जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है, और एक साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र जहाँ पर की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न एरिया, और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में। इसमें मालवा आ जाता है और मध्य भारत आ जाता है, ठीक है। वहीं 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले बड़े वाले एरिया में, यानी मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। जबकि ये शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलती है। यानी इस वाले एरिया में मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर, इस वाले एरिया में मैक्सिमम 125 सेंटीमीटर, और इस वाले एरिया में मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। सबसे कम भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर, भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला बालाघाट, स्थान पंचमढ़ी, स्थान पंचमढ़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, और दोनों शाखाओं से होती है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर की से भी। लेकिन अरब सागर की से ज़्यादा होती है, बंगाल की खाड़ी से कम होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठा कहा जाता है। वार्षिक औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर या कहें 102 सेंटीमीटर होती है। तो औसत वर्षा कितनी है हमने यहाँ पर? 102 सेंटीमीटर। इसके अलावा सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी क्षेत्र में या नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में? नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में या वेस्ट क्षेत्र में होती है सबसे कम वर्षा। अब किस साइड से किस साइड जाएंगे तो वर्षा बढ़ती है? देखो, नॉर्थ से साउथ आएंगे तो वर्षा बढ़ती है। क्यों? सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ है? पंचमढ़ी, साउथ में है। ये तो कम वाले हैं। तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी, साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो वर्षा घटेगी, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वर्षा घटेगी, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वर्षा घटेगी, और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो वर्षा बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा बालाघाट, सबसे कम वर्षा भिंड, सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में वन। तो मध्य प्रदेश में वन को याद रखने का तरीका क्या है? ट्रिपल पी डबल वी, 5 आधारों पर बांटा गया है। ट्रिपल पी डबल वी, ट्रिपल पी डबल वी देना। तो ट्रिपल पी डबल वी, ट्रिपल पी का मतलब क्या है? प्रकृति, प्रजाति और प्रशासनिक। प्रकृति, प्रजाति और प्रशासनिक, प्रकृति, प्रजाति और प्रशासनिक। वही डबल वी का मतलब क्या है? वन विभाग। कौन सा है? वायुदाब पेटी कहाँ से आ गई है? वन पेटी और वन विभाग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकृति या जलवायु के आधार पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ याद रहे ना रहे ये याद होना चाहिए। प्रकृति या जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण है, यानी प्राकृतिक रूप से वन कैसे फैले हुए हैं। तो प्राकृतिक रूप से डेफिनेटली वर्षा हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी हो गया, ये इफेक्ट डालेंगी। तो जहाँ जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर अलग मिलेंगे, जहाँ मीडियम होगी वहाँ अलग मिलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ अलग मिलेंगे। तो इसी आधार पर 3 भाग में बांट दिया। एक ये वाला क्षेत्र जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ वाले को हमने बोल दिया शुष्क पर्णपाती वन। एक ये वाला क्षेत्र जहाँ मीडियम वर्षा होती है उसे हमने बोल दिया पर्णपाती वन। और ये वाला क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसे बोल दिया अर्धपर्णपाती। अर्धपर्णपाती, पर्णपाती का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कब? जब भी पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ऐसे को हमने बोला है अर्धपर्णपाती। अर्धपर्णपाती मतलब कि जो आधी पत्तियों को गिराते हैं। आधी पत्तियों को यानी कि ये कभी भी पूरी पत्तियों को नहीं गिराते, ये समय समय पर कुछ कुछ पत्तियों को गिराते रहते हैं। ये कभी भी पूरे नंगे नहीं होते, पूरे खाली नहीं होंगे। वही ये है पर्णपाती वन।
पर्णपाती वन यानी कि ये एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी पत्तियों को गिरा देंगे, जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, ये क्या है, पर्णपाती वन। वहीं यहाँ पर है शुष्क पर्णपाती वन। इनकी खास बात क्या है, इनमें पत्ती आधी रहती है, इनमें पत्ती कम पाई जाती है। ये कांटे में बदल देते हैं अपनी पत्तियों को, ताकि पानी की कमी को, पानी की बर्बादी को रोका जा सके। तो यहाँ वाले क्षेत्र में नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, श्योपुर, इस क्षेत्र में हमें मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये लगभग 2.38%, 2.38% यानी 2.5% वाले एरिया पे फैले हुए हैं। कितने, 2.5% मात्र। वहीं ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कितने एरिया पे फैले हुए हैं, 88.6%, 88.6% यानी 88.5% क्षेत्र में फैले हुए हैं। जबकि ये वाले क्षेत्र में कैसे है, अर्धपर्णपाती, और अर्धपर्णपाती कितने एरिया पे फैले हुए हैं, 8.6%, लगभग 8.5% पे फैले हुए हैं। वर्षा की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, ये कैसे वाले में गिलेंगे, 50 से 75 सेंटीमीटर में उगेंगे, ये 125 सेंटीमीटर तक उग जाएंगे, ये 150 सेंटीमीटर तक इनको बारिश चाहिए होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं बस, ठीक है ना। तो इस वाले एरिया में शुष्क पर्णपाती में आएंगे कौन कौन आएंगे, हर्रा आएगा, बबूल आएगा, बेर आएगा, कीकर आएगा, नागफनी आएगा, केक्टस आएगा, आंक आएगा, ये सभी किस में आएंगे, ये इन्हें कटेली वन में, कटीले वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये 175 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले में उगेंगे। कौन कौन से आएंगे इसमें, सागौन, नीम, पीपल, शीशम आदि, इनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वही उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, इनमें कौन आएंगे, साल आएगा, सागौन आएगा, बांस आएगा, जामुन आएगा, ठीक है ना, ज्यादा पानी में उगने वाले यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं अपन, प्रशासनिक आधार पर, प्रकृति के आधार पर हो गया, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन 65% यानी 2/3 हिस्सा बनाते हैं आरक्षित वन। ऐसे हम बता नहीं सकते एरिया आरक्षित वन कहाँ है, वो पूरे उसमें जहाँ आरक्षित कर दोगे वहाँ आरक्षित हो जाएगा। तो रिजर्व वन 65% एरिया पे फैले हुए हैं, संरक्षित वन 33% एरिया पे फैले हुए हैं, वहीं अवर्गीकृत वन 2% एरिया पे फैले हुए हैं। जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं वो फैले हुए हैं कंजर्व, रिजर्व, आरक्षित वन, और इसके अलावा कम प्रोटेक्टेड एरिया, उनसे कम जो प्रोटेक्टेड एरिया में फैले हुए हैं वो संरक्षित वन, और जो बिल्कुल निजी वन है, खुद के निजी वन, वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। वहीं तीसरा कौन सा था अपना, प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से, सागौन, साल, मिश्रित, और एक और मिल जाता है खुला वन। सागौन, साल, मिश्रित और खुले वन। सागौन के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर साल के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद फिर जितने भी बचे उनको अपन ने मिश्रित वन की कैटेगरी में डाल दिया है। सागौन का बॉटनिकल नेम क्या है, टेक्टेनोग्रैंडाई, टेक्टेनोग्रैंडाई, टेक्टेनोग्रैंडाई। कितने इससे भी फैले हुए हैं, सागौन 19.3%, 19.3% यानी अप्रोक्स में 20% हिस्से में फैले हुए हैं सागौन, और इस वाले एरिया में ये ज़्यादा हमें मिलेंगे। साल के वन कितने पे फैले हुए हैं, 4.5% पे, 4.5% एरिया में फैले हुए हैं, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। वहीं मिश्रित वन, मिक्स्ड वन कितने परसेंट पे फैले हुए हैं, लगभग 60% पे, वहीं 18% खुले वन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज़्यादा खुले वन वाला कौन सा है, श्योपुर। सबसे ज़्यादा सघन वन बालाघाट, सघन वन बालाघाट, खुले वन श्योपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है, पूरे इंडिया का 50% सागौन एमपी में पाया जाता है, एमपी में 50% सागौन, ठीक है ना। सागौन और साल दोनों के पत्ते व्यापक होते हैं, ठीक है। साल और सागौन के लिए 125 सेंटीमीटर लगभग वर्षा की आवश्यकता होती है। बोरार नामक कीट का संक्रमण साल के वनों में हुआ था, किनमें, साल के वनों में। इसके कारण 10 लाख से ज्यादा साल के वनों को हमें काटना पड़ा था। भारत में सबसे ज्यादा साल के वन पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा साल, दूसरे नंबर पे सागौन, एमपी में सबसे ज्यादा सागौन, दूसरे नंबर पे साल, ठीक है ना, मिश्रित वन के अंतर्गत, ठीक है। अगला कौन सा है, वन पेटी के आधार पर। तो ये है शिवपुरी मुरैना वन पेटी,
पहली शिवपुरी वन मुरैना वन पेटी, दूसरी है विंध्याचल वन पेटी और तीसरी है नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मेकाल पेटी। तो शिवपुरी मुरैना वन पेटी, विंध्याचल वन पेटी और सतपुड़ा मेकाल वन पेटी, ठीक है ना, बस 3 वन पेटियां हैं। वहीं अगली कैटेगरी कौन सी है, वन विभाग के आधार पर। तो वन विभाग के आधार पर 3 भाग में कौन कौन सी, राजकीय वन, नगरीय वन और निजी वन। राजकीय वन, नगरीय वन और निजी वन। राजकीय वन यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, नगरीय वन यानी कि जो पंचायतों और नगरीय निकायों यानी कि नगर निगम वगैरह के अंडर में है। वहीं तीसरी कैटेगरी कौन सी है, निजी वन, तो जो किसी व्यक्ति के अंडर में है, ठीक है ना। फॉरेस्ट रिपोर्ट बाकी अपन ने उसे भी पढ़ ले हैं। अभी कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं हम वनों से संबंधित, कौन कौन से। तो मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितने 24.62% ये इंडिया में है, लेकिन एमपी में 25.14% एरिया पे फैले हुए हैं वन। पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वनों का होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। कब किया, 1970 में किया। किसका किया, सबसे पहले तेंदुपत्ता का। तेंदुपत्ता का किया गया, बाद में साल, सागौन, बांस, साल के बीज का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। मध्य प्रदेश में कुल वनों का लगभग 11% नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैला हुआ है। संपूर्ण भारत का 10.8% मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश की मुख्य वन संपदा है साल, सागौन और बांस। साल, सागौन और बांस। वहीं गौण संपदा है तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, खेर और गोंद। तेंदुपत्ता उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन एमपी में होता है पूरे इंडिया का। तेंदुपत्ता उत्पादक क्षेत्र कौन से है, मुरैना है, रतलाम है, भिंड है, सागर है, जबलपुर है, शहडोल है। लाख का उत्पादन मध्य प्रदेश का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लाख उमरिया में होता है। बांस के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस के जंगल बालाघाट में मिलते हैं। मध्य प्रदेश लकड़ी के उत्पादन में 20% योगदान देता है पूरे इंडिया की। मध्य प्रदेश में खेर से कत्था बनाया जाता है और इसके लिए शिवपुरी और बानमोर मुरैना का क्षेत्र प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भिलावा से स्याही और पेंट बनाया जाता है। भिलावा से स्याही और पेंट बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में आई थी। कब, 1952 में। और वर्तमान वन नीति है 2005 की। अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा वन एमपी में है। सबसे वो छोड़ो, मध्य प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कब बना था, 3 मार्च 1999। 3 मार्च 1999। सतपुड़ा के बोरी जंगलों को भारत के सबसे पुराने जंगल माना जाता है। सतपुड़ा के बोरी के जंगलों को भारत के सबसे पुराने जंगल माना जाता है। अश्वगंधा, धृतकुमारी, बेल, लेमन ग्रास, ये जितने भी पौधे हैं ये मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय पौधे हैं। भारत की पहली वन नीति 1894, वर्तमान वन नीति 2018 में आई थी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों को 16 वनव्रतों और 63 वन मंडलों में बांटा गया है। 16 वनव्रत और 63 वन मंडल। 16 वनव्रत, 63 वन मंडल। तो सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो खंडवा। सबसे बड़ा वनव्रत खंडवा। सबसे बड़ा वनव्रत खंडवा। सबसे छोटा होशंगाबाद। सबसे छोटा होशंगाबाद। सबसे ज्यादा आरक्षित वनव्रत खंडवा में मिलेगा। सबसे ज्यादा आरक्षित वनव्रत खंडवा में। सबसे ज्यादा संरक्षित वनव्रत इंदौर। सबसे ज्यादा संरक्षित इंदौर। सबसे कम आरक्षित छतरपुर। सबसे कम आरक्षित छतरपुर और सबसे कम संरक्षित खंडवा। सबसे कम संरक्षित खंडवा। अगर खंडवा में सबसे ज्यादा आरक्षित है तो सबसे कम संरक्षित हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आरक्षित रिजर्व खंडवा में, सबसे ज्यादा रिजर्व खंडवा में, तो सबसे कम कंजर्व कहाँ होंगे, खंडवा में। सबसे ज्यादा कंजर्व इंदौर, सबसे कम कंजर्व छतरपुर, ठीक है ना। तो सबसे कम जो आरक्षित है, रिजर्व है, वो छतरपुर में है और सबसे कम संरक्षित वो है खंडवा में। मध्य प्रदेश का पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में है। 1979 में बना। बालाघाट में पहला फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट 1979। दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल 1980। बैतूल 1980। मध्य प्रदेश में वन स्कूल भी है कई जगह।
शिवपुरी में है, अमरकंटक में है, लखनादौन सिवनी में है, गोविंदगढ़ रीवा में है, पंचमढ़ी होशंगाबाद में है, अमरकंटक में है, झाबुआ में है और ताला उमरिया में है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं जैसे कि पंचवन योजना 1976, पंचवन योजना 1976 ये क्यों बनाई गई है कि ऐसे जिले जहां पर कि 33% से कम फॉरेस्ट है वहां पर पेड़ों को लगाया जाएगा और 33% फॉरेस्ट किया जाएगा। वहीं सामाजिक वानिकी योजना 1976 में चलाई गई है। इसमें क्या है, समाज के साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ मिलकर पेड़ लगाए जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। अब हम कुछ वनों से संबंधित संस्थान देख लेते हैं। वो देना, इसमें खोलना, पीछे लेके सबसे पीछे। तो दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपने को भोपाल में मिलेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो दोनों मैनेजमेंट वाले हैं, एक तो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है क्लाइमेट मैनेजमेंट। तो एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल 1982। इसी टाइम क्या बना था? भारत भवन भी 1982 भोपाल में बना था। अगला है जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र, जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र, ये भी भोपाल में है। तो दो भोपाल में है, कौन सा है? एक तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल और एक है क्लाइमेट मैनेजमेंट यानी कि क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र भोपाल। छिंदवाड़ा में भी दो है, कौन कौन से हैं? एक तो है वन अनुसंधान एवं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास छिंदवाड़ा, और एक और मिलेगा वानिकी अनुसंधान फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, ये कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा। जबलपुर में मिलेंगे 4, एक तो मिलेगा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? जबलपुर। कब बना? 1962। वहीं एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, कैसे पाए जाते हैं अपने यहाँ पर? ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जबलपुर। एक मिलेगा भारतीय वन अनुसंधान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय, ये भी जबलपुर में। और एक और मिलेगा वन्य जीव एवं फॉरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी मिलेगा आपको जबलपुर में, ठीक है ना। तो 1962 में स्टेट वन अनुसंधान केंद्र, वहीं 1982 में फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, ठीक है। अब देखते हैं अगला।